इन वेदों की विशेषता आपको अलग ढंग से भी बताना चाहता हूं। वेदों के मंत्रों को समझने के लिए वेदों में जो सिद्धांत कहे गए उसको ठीक ढंग से कोई व्यक्ति समझना चाहता हो तो उसके लिए क्या क्या उसको जानना पड़ता है, उसकी योग्यता क्या है। तो वेदों को समझने के लिए 6 अंग है, 6 पद्धतियां हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह 6 सिस्टम है, समझिए। वो सभी सिस्टम को जो व्यक्ति समझ लेता है तब जाकर के वेद में जो तत्व गूढ़ है, निहित है, उसको समझ सकता है। जिस मंत्र को समझने के लिए इस प्रकार की 6 सिस्टम हो, 6 पद्धति हो, जिसको अंग कहते हैं, उस मंत्र में कितनी शक्ति होगी। एक एक सिस्टम को देखिए। जैसे शिक्षा, मैंने कहा वेद का प्रथम अंग है शिक्षा। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा की व्याख्या की, बोलना सिखाते हैं। उस वक्त वेद जब पढ़ाए जाते थे तो उच्चारण अनुच्चारण की पद्धति थी। उच्चारण में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि उच्चारण में गलती करने से एक थियरी चली जाती है। समझो, दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया है, शक्ति का सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र, E = mc²। अब यह सूत्र जिस क्रम में लिखा गया, जिस रीति से लिखा गया, उसी रीति से उसी क्रम में बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। mc² को आप cm² भी नहीं कर सकते। स्क्वायर को आप उठा के अलग कोई जगह पर अलग रीति से भी नहीं लिख सकते। बीच में जो = लिखा है उसकी जगह पर और कोई चिन्ह आप नहीं कर सकते। क्यों? वहां संकेत है। और इस एक सूत्र को समझने के लिए कितनी योग्यता चाहिए। केवल ABCD जानने से E = mc² समझ में आएगा? हाँ, समझ में आएगा। E ABCDE = थोड़ा सा पता चलेगा। लेकिन जो आइंस्टाइन के मन में है, m क्या है, c क्या है, स्क्वायर क्या है, उसके लिए एक योग्यता होती है। वर्षों तक तप करना पड़ता है। इसी ढंग से हमारे वेदों को पहले तो ठीक ढंग से बोलना, वो क्रम विपरीत न हो जाए। कोई समझो mc² को cm² कर दे तो कैसी परंपरा चलेगी। तो एक वैज्ञानिक सिस्टम, शिक्षा, वर्ण स्वर मात्रा बलम, किस वर्ण को कैसे उच्चारण करना। वर्ण स्पष्ट रीत से बोलो, स्वर उसमें स्वर लगाइए। देखिए, भारतवर्ष के शास्त्र, वेद हमारे प्राचीन सभ्यता के शास्त्र हैं। वैदिक काल से हमारे यहाँ संगीत प्रचलित, शास्त्रों में संगीत रखा, स्वर। इतना ही नहीं, मात्रा, समय, टाइमिंग दिया। एक एक मंत्र को कितने समय में पूर्ण करेंगे, ऐसा एक अद्भुत वेदों का खजाना। देखिए, दुनिया में बहुत ऐसे कम शास्त्र हैं, हाँ, वेद की तुलना में तो है ही नहीं, कि जहां एक शास्त्र को समझने के लिए ऐसी अद्भुत पद्धति, और सभी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। देखिए, उच्चारण पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए, स्वर एक वैज्ञानिक पद्धति है, मात्रा, उसमें टाइमिंग देना वैज्ञानिक पद्धति है, और बलम, मैं कितनी शक्ति से बोलता हूं। ऐसे हमारे 4 वेद। ये तो मैंने केवल शिक्षा की बात की। वेद मंत्र को ठीक से बोलना सीखो, और उसके बाद व्याकरण आता है, ग्रामर जिसको कहते हैं। उसके बाद कल्प, अर्थात अंततः तो वेद के मंत्रों का उपयोग जीवन में करना है। जिसको कर्मकांड कहते हैं, उसमें उसका उपयोग, विनियोग होता है। तो किस कर्म में कौन सा मंत्र बोलने से क्या फल मिलता है। और ये केवल मंत्र बोलना, ये केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं थी, वहां पर पूरी एक थियरी लिखी जाती थी।
जहां इस कर्म से एक समझो तत्त कर्म करके हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, सक्सेस तक कैसे जा सकते हैं, ऐसे हमारे वेद मंत्र 4 वेद हमें प्राप्त हुए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। देखिए छंद में लिखे गए। निरुक्त डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी आज के शब्दों में उसको कह सकते हैं, उसको निरुक्त कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले कोश रचने का विचार यदि किसी को आया हो, डिक्शनरी बनाने का विचार, तो हमारा भारतवर्ष है। हजारों वर्ष पूर्व वेदों के लिए डिक्शनरियां लिखी गई है। हमारे देखिए व्याकरण, लिंग्विस्टिक्स की बात होती है आज के जमाने में, हमारे यहाँ निरुक्त है, हमारे यहाँ व्याकरण है, हमारे यहाँ शिक्षा शास्त्र है। देखिए तो सही, अद्भुत लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र। एक वेद के मंत्र को समझने के लिए 6 पद्धतियां। छंद, मंत्र तो है लेकिन उसमें छंद है, वैदिक छंद कहे जाते हैं। प्रधान 7 छंद है, उसमें से एक छंद को हम भली भांति जानते हैं, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप, पंक्ति, जगति, बृहति। छंद में लिखे गए मंत्र, कितनी परिपक्व बुद्धि होगी। वेदों का समय, वो तो समयातीत ग्रंथ है, फिर भी आज के लोग इतना तो स्वीकार करते हैं कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। 10,000 साल से पूर्व के काल में भी वेद मंत्र हैं। इतने समय पूर्व हमारे यहां डिक्शनरी का विचार, व्याकरण का विचार, उच्चारण का विचार, और सबसे आश्चर्यकारी लगता है ज्योतिष। जब जब हम ज्योतिष का विचार करते हैं, हजारों साल पहले एक परंपरा चलती। देखिए हमारे तो यहाँ सामान्य जनजीवन में भी ज्योतिष कितना प्रसिद्ध है। आपने कभी देखा होगा, पहले कैलेंडर आते थे, उस पर जो हमारी दिनांक तारीख होती है उसको लगाया जाता था। एक एक पन्ना हम फाड़ कर निकाल देते, कभी पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ होता है कभी देखिए। हमारे पंचांग को देखिए, हाँ भविष्य के लिए नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए नहीं। आप पंचांग को देखिए, उसकी वैज्ञानिकता देखिए। उसमें सूर्योदय लिखा हुआ होता है, सूर्यास्त लिखा हुआ होता है, चंद्र कौन सी राशि में है, यह सब लिखा हुआ होता है। अद्भुत एक विज्ञान को हम एक कैलेंडर पर लटका कर रखते हैं, प्रतिदिन निकाल देते हैं। वैदिक काल से हमारे यहाँ ज्योतिष है। कितनी परिपक्व बुद्धि होगी हमारे ऋषियों की। आज भगवत गीता को जब हम समझ रहे हैं, यह वैदिक ज्ञान की परंपरा वेदों से लेकर, वेदांग से लेकर भगवत गीता में आती है। देखिए कितना अद्भुत एक रास्ता है।